हेलो बच्चों। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो रहेगा परसेंटेज में जो क्रमिक वृद्धि होती है उसके ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए क्रमिक वृद्धि से जो होता है ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स हम देखते हैं उसमें इस क्रमिक वृद्धि से जो क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं बनने के। तो आप पहले ये समझो ये क्रमिक वृद्धि होती क्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको पहले आप ध्यान से सुनिए। मान लो किसी सामान की कीमत है 100 रुपये। एक आदमी कोई सामान लेकर आया, उसकी जो कीमत है 100 रुपये है, और दुकानदार ये चाहता है कि मैं पहले इसमें 10% रुपये बढ़ाऊंगा और थोड़े दिनों के बाद मैं फिर से 10% बढ़ाऊंगा। दुकानदार क्या सोच रहा है कि पहले मैं कीमत कितनी बढ़ाऊंगा 10%, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से 10% बढ़ाऊंगा। तो आप ये देखो यहाँ पे ये पहली बार 10% बढ़ा रहा है, दूसरी बार 10% बढ़ा रहा है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि 20% बढ़ा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसने कितना बढ़ाया 20%। अगर हम इसको 20% बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये चीज़ हमें अभी इसके अंदर समझनी है। 100 रुपये का सामान है, 10% बढ़ाना है, फिर दुकानदार अपने मन में सोच के बैठा है कि थोड़े टाइम के बाद मैं 10% और बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना परसेंट बढ़ा रहा है, तो आप इसको 20% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, ज़रा उसको समझिएगा कि हम इसको 20% क्यों नहीं बोल सकते। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि परसेंटेज की कैलकुलेशन हमें मल्टीप्लाई करके होती है हमेशा। 100 में अगर 10% बढ़ाना है तो मैं इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि दुकानदार जो है 10 रुपये बढ़ा रहा है पहली बार, तो 100 रुपये का सामान था 10 बढ़ा देगा फर्स्ट टाइम में, तो कितना हो जाएगा 110। ये तो हो गई पहली बार की बात। अब दुकानदार ने सोचा है मैं फिर से 10% बढ़ाऊंगा। तो आप ये ध्यान देना, अपने आप थोड़ा मन में सोचो कि अगली बार जब 10% बढ़ाएगा तो 100 रुपये पे बढ़ाएगा, 110 रुपये पे बढ़ाएगा। आप अपने मन से सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 110 पे बढ़ाएगा, क्योंकि 100 रुपये का सामान था 10% बढ़ के अब कितने का हो चुका है 110। अब दुकानदार फिर से 10% बढ़ाएगा, तो ऐसे हम क्या करेंगे 110 का 10% बढ़ाएंगे। अगर हमने 100 का 10% बढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इन क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि पहले आप जो रुपए थे स्टार्टिंग में उसमें बढ़ाओ, फिर जो निकल के आ रहे हैं उसमें बढ़ाओ। तो अगला जो 10% होगा वो किस में बढ़ाएंगे, हम 110 में। बढ़ाने का तरीका वही है, मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक अभी हम आगे सीखेंगे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हुआ कि अगली बार उसके रुपए कितने बढ़ गए 11। तो 110 तो हो चुके थे, 11 और बढ़ गए, अब उसके रुपए कितने हो गए 121। तो अब जरा आप देखो, हिसाब जोड़ो। 100 रुपये का सामान खरीदा था, पहले बार 10% बढ़ाए तो 10 ही बढ़े, यानी कि 110 हो गए। अगली बार फिर 10% बढ़ाए तो अब कितना निकल के आया 11 बढ़ गए, तो अब कितने हो गए 121। अब थोड़ा ये बताओ, स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी 100, और आखिरी में बढ़ाने के बाद कितनी हो गई 121। स्टार्टिंग करी थी उसने 100 से और आखिरी में आ गया वो 121 पे। तो आप ये देखो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 100 था 121 हो गया, तो जो इंक्रीज हुआ वो कितने का हुआ 21 का। तो जो उसका आंसर होगा वो 21% होगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई 100 रुपये की चीज़ है 10% बढ़ाए फिर 10% बढ़ाए, तो आप 20% नहीं बोलोगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 21% आएगा। आपको मेन उसका रीज़न समझना है ऐसा क्यों हुआ। पहला जो 10% था वो कॉस्ट पे बढ़ा, और अगला जो 10% है, अगला जो 10% है वो उस पर बढ़ा जो नई वाली वैल्यू निकल के आई थी। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में 10 और 10 मिला के 20% नहीं होता है, 21% होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी परसेंटेज की, जो आपको याद रखनी है। क्रमिक वृद्धि, क्रमिक कमी। अभी कमी क्या होगी वो भी मैं बताऊंगा, वहाँ पे कम हो जाएंगे जैसे यहाँ बढ़ रहे हैं, उसके अंदर कम हो जाते हैं रुपए, बस ये दोनों में डिफरेंस होता है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। या तो वो ये पूछता है कि भाई कितना परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, 21% बढ़ गया, या तो वो ये पूछ सकता है। या फिर वो दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि शुरुआत में कीमत कितनी है, बाद में आखिरी में कीमत कितनी है। तो हम बोलेंगे भाई स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ है, बाद में 121 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप फिर से जरा देखिएगा कि मैंने क्या चीज़ इसके अंदर बताई। अब मैं आपको जो है यहाँ पे दो इसके शॉर्टकट मेथड्स बताता हूँ, जो इसके फॉर्मूले भी हैं, जो इसका टाइगर मेथड भी है, जिससे हम आंसर बहुत जल्दी जल्दी से निकाल सकते हैं। वो दोनों मेथड आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। मैं आपके सामने वो दोनों मेथड दिखाने जा रहा हूँ। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। एक है फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू स्टार्टिंग वैल्यू मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy अपॉन 100। कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें ताकि हमारा आंसर जल्दी निकले, वो सब चीज़ें भी आप धीरे धीरे सीखोगे। अभी हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सेकंड वाले फॉर्मूले को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखा हुआ है फाइनल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू। अब जरा थोड़ा दिमाग लगा, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने बोला था एक सामान की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ की है, दुकानदार पहले 10% बढ़ाएगा फिर 10% बढ़ाएगा, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं वही वाला क्वेश्चन इस वाले मेथड से सॉल्व करूँ तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है फाइनल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू, जो सामान की कीमत थी 100 रुपये, वो स्टार्टिंग में थी या बिल्कुल आखिरी में थी। तो आप बोलोगे 100 रुपये का सामान खरीद के लाया था, यानी कि वो स्टार्टिंग वैल्यू थी, तो हम स्टार्टिंग वैल्यू की जगह 100 रख देंगे।
सामान की जो स्टार्टिंग की कीमत है वो कितनी है 100, वही वाला एग्जांपल, 100 रुपये का सामान है, दुकानदार 2 बार 10% बढ़ाएगा, तो स्टार्टिंग की जो कीमत है तो 100 गई। अब यहाँ लिखा है 100 प्लस माइनस का मतलब है कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस करोगे, कम हो रहा है तो माइनस करोगे। तो मैंने आपको बोला दुकानदार पहले 10% बढ़ा रहा है, तो 100 में आप 10 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 110। फिर दूसरी बार क्या करना है, उसने बोला फिर से 10% बढ़ाएगा, तो 100 में फिर से 10 बढ़ा दो, तो फिर से 110। आई इतनी बात समझ में? ये वाला 100 कहाँ से आया, सामान की जो स्टार्टिंग में वैल्यू है वो। 100 प्लस माइनस का मतलब अगर बढ़ रहा है तो प्लस करना है, कम हो रहा है तो माइनस करना है। पहली बार भी 10 बढ़ा, दूसरी बार भी 10 बढ़ा, हमेशा 100 में ही प्लस कर सकते हैं, 100 में से ही माइनस कर सकते हैं। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये वाला 100 तो ये पूरा कट जाएगा, इसके 2 जीरो इसको काट देंगे, आप 11 की मल्टीप्लाई करोगे 121 आ जाएगा। और ये जो 121 आया इसकी फाइनल वैल्यू आ गई, यानी कि जो सामान है उसकी जो वैल्यू है वो आखिरी में कितनी रहेगी 121। स्टार्टिंग में 100 थी, अब आखिरी में कितनी हो गई बढ़ने के बाद 121। अगर आपसे पूछा जाए बढ़ कितनी गई तो आप सोच सकते हो, यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, 100 था 121 हो गया, तो जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ है 21 का, तो ये हमारा परसेंटेज में हो गया। अगर वो आपसे वैल्यू पूछता तो ये आंसर हो गया, और इसका डिफरेंस निकालो तो पता लग जाएगा बढ़ कितना गया है कम कितना हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी मेथड से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पहले आपको पढ़ना है समझना है, उसके बाद हम देखेंगे कैसे करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नीचे की साइड पढ़ सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ऊपर की साइड पढ़ लें। एक शहर की जनसंख्या 7,000 रुपये है, सॉरी, एक शहर की जनसंख्या 7,000 है। यदि इसमें प्रथम वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो जाए तो 2 वर्ष बाद ये कितनी होगी? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 7,000, इट इंक्रीजेज बाय 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 10% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स? तो देखिए आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल हमारा वैसा ही है। मैं आपको फिर से वही फार्मूला यूज करते हैं जो हमारा मेन फार्मूला है, फाइनल वैल्यू। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे शहर की जो जनसंख्या है वो हमारी यहाँ पे गिवन है 7,000, और उन्होंने यहाँ पे बोला है 2 साल बाद कितनी होगी। तो ये बाद की पूछ रहे हैं, तो आप ये बताइए स्टार्टिंग हुई या फाइनल हुई? स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत में, फाइनल मतलब आखिरी में। तो इन्होंने कौन सा पूछा, 2 साल बाद का पूछ रहे हैं, यानी कि हमसे कौन सा पूछ रहे हैं, फाइनल वाला पूछ रहे हैं। तो जो हमें गिवन है वो कौन सा दे रखा है, स्टार्टिंग वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7,000 लिख देंगे स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और आप देखेंगे कि पहली बार यहाँ पे इन्होंने 5 बढ़ाया है और हमेशा 100 में ही बढ़ाएंगे, और दूसरी बार इन्होंने बढ़ाया है 10, तो हम यहाँ पर कर देंगे 110। हम इसको बेसिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम अपना शॉर्टकट ट्रिक लगा रहे हैं ताकि यहाँ से जल्दी निकल के आए। बेसिक मेथड से करोगे तो भी आंसर आएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, लेकिन उससे बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो ये हमारे 2 जीरो पूरे पूरे गए, एक जीरो ने इसको काटा, एक जीरो ने इसको काटा, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8085 आपका आंसर बन जाएगा। ये एक शहर की जनसंख्या 7,000, इसमें पहले वर्ष 5% बढ़ाया 105 हो गए, दूसरी बार 10% बढ़ाया 110 हो गए, तो 2 साल बाद कितनी होगी? आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा है, आप अपने हिसाब से करना, तो 8085 आ जाएगा। ये इसकी हो जाएगी 2 साल बाद की पॉपुलेशन, और यही इसका आंसर बन जाएगा। ये चीज़ हमसे इसके अंदर पूछी गई है। ठीक है, 7,000 हो गई स्टार्टिंग वैल्यू, पहली बार 5 बढ़ाया, दूसरी बार 10 बढ़ाया, तो 105 110 हमने काट के छोटा करा, मल्टीप्लाई करी, ये हमारी आ गई फाइनल वैल्यू। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, देखिएगा इसको भी। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 148877 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष मतलब हर साल 6% वृद्धि करे तो 3 साल पहले कितनी थी? आप जरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, 3 साल पहले कितनी थी, तो पहले की पूछ रहे हैं। तो आप पहले दिमाग लगाओ, फाइनल पूछ रहे हैं या स्टार्टिंग पूछ रहे हैं? आप बोलोगे सर फाइनल पूछ रहे हैं, यानी कि हमसे आखिरी की पूछ रहे हैं। तो फिर से हम जरा अपने फॉर्मूले पे आते हैं। इन्होंने बोला इतनी जनसंख्या है, हर साल 6 बढ़ती है, 3 साल पहले की बताओ। पहले की पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि ये पहले की हमसे पूछ रहे हैं, तो ये हमने स्टार्टिंग वाली पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग वाली हमें नहीं मालूम, हमें जो गिवन है वो फाइनल गिवन है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं पहले कितनी थी, तो फाइनल कितनी है ये तो हमें मालूम है, स्टार्टिंग कितनी है थी ये तो हमसे पूछी गई है, पता नहीं है। बढ़ रहा है 6, तो हर बार 100 में ही बढ़ाओगे, तो 100 में 6 बढ़ाएंगे, पहली बार 106। और ध्यान देना यहाँ पे कितने वर्ष का टाइम बोला गया है, यहाँ पे जो टाइम बोला गया वो 3 साल का बोला गया, तो हम 3 बार लेंगे यहाँ 106। तो पहली बार 106 आ चुका है, दूसरी बार फिर 106, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की बात चल रही है, और फिर से 106। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। अभी कैसे कैलकुलेट होगा, जिन बच्चों के मैथ्स वीक है वो जरा समझना।
हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक्स की करनी है। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी, एक्स के साथ जितने भी नंबर होते हैं मल्टीप्लाई वाले, जब भी ये हटते हैं तो ये उस साइड से इस साइड में आएंगे। और मल्टीप्लाई के जो नंबर होते हैं वो हमेशा उल्टे हो जाते हैं, ऊपर के नंबर सारे नीचे, नीचे के नंबर सारे ऊपर, उधर वाले सारे इधर आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 148877 मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 इंटू 100, सारे 100 ऊपर और जितने भी 106 है वो नीचे। ये उल्टा क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ये उन्होंने बोला एक शहर की जनसंख्या इतनी है, हर साल 6% बढ़ती है, तो 3 साल पहले की बताइए, पहले की बताइए यानी कि स्टार्टिंग की बताइए। तो अब जो हमें दे रखी है वो फाइनल दे रखी है, स्टार्टिंग का कुछ पता नहीं, हर बार 6 बढ़ रही है, 3 साल तक बोला इसलिए 3 बार हमने 6 करा है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सारे मल्टीप्लाई के हटेंगे, मल्टीप्लाई का रूल होता है कोई भी नंबर हटाओगे तो इधर आएगा और वो उल्टे हो जाएंगे, नीचे वाला 100 ऊपर, ऊपर वाला 106 नीचे, तो जितने भी 106 हैं वो सब नीचे, 100 ऊपर आ गए। अब हमें इसको काट के बस छोटा करना है, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूँ इसका, थोड़ा काटने में आपको इसको दे लगेगी। बेसिक मेथड से तो बिल्कुल भी मत करना, बेसिक मेथड से तो आप थक जाओगे इसे करते करते। अगर हम इसको थोड़ा बहुत काट लें 2 से, क्योंकि और कोई रास्ता मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, 2 से ही काटना पड़ेगा यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब 50 है, 53 है, कट नहीं रहे हैं। अब देखो पॉपुलेशन का क्वेश्चन है तो आंसर पॉइंट्स में तो होंगे नहीं, पूरे पूरे होंगे इसके अंदर, तो यानी कि कटेगा। 53 से अगर आप इसको काटो, 53 की अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको याद होना चाहिए 53 का जो क्यूब होता है, 53 का जो क्यूब होता है वो यही होता है 148877। अगर आपको ये वाली चीज़ याद है, थोड़ी बहुत चीज़ें याद भी रखो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 53, 53, 53, इन तीनों से जब आप इसको काटोगे तो इसका क्यूब बनता है। तो ये पूरा पूरा इसको काट सकता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 53 इंटू 53 इंटू 53 जो होता है वो 1488। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा निकालने की, कि हम क्यूब जो है कैसे निकाल पाते हैं जल्दी, मैंने कैसे जल्दी निकाल लिया, उन सब की ट्रिक्स हैं, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर निकल के आएगा, तो पूरा पूरा गया। तो 50 इंटू 50 इंटू 50, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 125,000। तो ये इसका आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 1,25,000। उसने यही पूछा है हमसे स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी। एक शहर की जनसंख्या दे रखी है, हर साल 6 बढ़ती है, 3 साल पुरानी पूछी यानी कि स्टार्टिंग की पूछी, वो हमें मालूम नहीं है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। काटने के लिए पहले मैंने 2 से काटा, फिर मैंने देखा 53 53 3 बार है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो ये बनेगी। इसको निकालने के भी मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनकी क्लास अलग लगेगी, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि हम कैसे ट्रिक्स से ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखिए, हमने इसको काटा, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई जिसके अंदर फाइनल वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है सब क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है। हम इसको रटना मत कि स्टार्टिंग निकालनी है फाइनल निकालनी है, पढ़ने के बाद पता लगेगा आपको। चलिए अब इसके अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, इसी से रिलेटेड, उसको समझते हैं। अब आप ये क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन है क्या। किसी वस्तु का कर, कर का मतलब होता है टैक्स, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, किसी वस्तु का जो कर है यदि 15% घटा दिया जाए तो उसकी खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। कोई सामान है, उसका जो टैक्स है वो कम हो गया, कीमत कम हो गई। जब कीमत कम हो गई तो क्या होगा, सामान ज़्यादा बिकेगा कम बिकेगा। सामान की कीमत कम हो गई तो वो ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। यही हमारे इकोनॉमिक्स का जो रूल है, सिंपल रूल, वो यही है। अब इन्होंने बोला है 15% कीमत कम हो गई, लेकिन अब दुकानदार के साथ क्या हुआ, दुकानदार को लग रहा है सामान सस्ता हो गया, मेरे को तो अब कम रुपए मिलेंगे। कोई सामान मान लो पहले 100 रुपये का बिका करता था, अब वो 85 का बिकेगा, तो दुकानदार सोच रहा है रुपये तो कम हो गए सामान के, अब तो मुझे कम रुपये मिला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुकानदार ये देख रहा है कि उसको जो खरीदने वाले हैं, जो खपत में वृद्धि हो गई, मतलब खरीदने वाले, यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो बढ़ गए हैं 10%। अब दुकानदार को यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया। अगर वो रेट देखता है तो उसको लगता है कि भाई कम हो गए, नुकसान में जा रहा हूँ मैं। और अगर वो ये देखता है कि सामान खरीदने वाले लोग बढ़ गए तो उसको लगता है मुझे फ़ायदा हो रहा है, लोग ज़्यादा गए खरीदने वाले। तो हमसे पूछा गया राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब दुकानदार पे प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके पास जो रुपए ज़्यादा इकट्ठे होंगे या कम इकट्ठे होंगे, इससे होगा क्या। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप देखोगे कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, ना स्टार्टिंग वैल्यू ना फाइनल वैल्यू, बस परसेंटेज दे रखी है कि एक बढ़ गया एक कम हो गया, बताइए क्या हुआ। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हम अपना सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं, नेट इफेक्ट। मैं लगा देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही हमारा टाइगर मेथड कहलाता है। नेट इफेक्ट बहुत जगह काम आएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी काम आएगा, ये आपको ये एरिया वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी काम आएगा। इंग्लिश में दे रखा है द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 15%। किसी चीज़ के ऊपर जो टैक्स लगता है सामान पे वो 15% कम हो गया। एंड दिस कंजप्शन इंक्रीजेस बाय 10%। और उसको जो यूज़ करने वाले लोग हैं उसकी जो बिक्री है वो बढ़ गई है 10%। तो बताइए रेवेन्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रुपए ज़्यादा इकट्ठे होंगे या कम इकट्ठे होंगे।
देखो मैंने यहाँ दो निशान लगाए प्लस माइनस, इसको आप समझ ही चुके होंगे कि अगर बढ़ रहा है सामान की कीमत तो प्लस करना है, कम हो रही है तो माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जरा क्या हुआ। पहली बार 15% घट गया, 15% घट गया, डिक्रीज हुआ है तो -15। दूसरी बार लिखा है 10% की वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब हो गया प्लस का 10। हमने x की वैल्यू जो है यहाँ पे 15 माइनस करी क्योंकि पहली बार कम हुआ। फिर हमने y की वैल्यू जो है वो बढ़ाई है 10% क्योंकि दूसरी बार उसने बोला इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई अपॉन 100। देखो जब ये साथ में लिखे होते हैं एक्स वाई तो इसका मतलब होता है हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 की और 10 की मल्टीप्लाई तो आप निकाल लोगे, 150 हो गई। एक्स वाई एक साथ दिखे हैं, बीच में कोई निशान नहीं है इनके, तो मल्टीप्लाई 15 और 10 की मल्टीप्लाई 150 हो गई। अब प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि यहाँ पे कौन सा निशान लगेगा। यहाँ पे प्लस क्यों लगा, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि कमी हो रही थी। यहाँ प्लस क्यों लगाया हमने, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ कौन सा निशान आएगा, जैसे देखो यहाँ पे बच्चों हमने 15 और 10 की मल्टीप्लाई करके 150 निकाला है, उसी तरीके से यहाँ रूल होता है कि यहाँ पे दोनों निशान की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। और उसका भी रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे दोनों निशान डिफरेंट होते हैं, एक तरफ माइनस होता है एक तरफ प्लस, दोनों निशान अलग अलग हैं, तो इनकी जो मल्टीप्लाई बनेगी वो हमेशा माइनस बनेगी। अगर हमारे दोनों निशान अलग अलग हैं और हम उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, माइनस। दूसरा रूल, अगर पहला निशान प्लस का है दूसरा माइनस का, वही चीज़ें सेम, निशान अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, माइनस। दोनों निशान अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस। थर्ड, अगर दोनों निशान एक से हो जाते हैं, दोनों तरफ माइनस, तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करने पे बनेगा प्लस। अगर दोनों निशान सेम हैं तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस बनेगा। दोनों निशान प्लस के हैं, दोनों निशान सेम है, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, निशान अलग अलग है तो माइनस बनेगा, निशान एक से आ गए तो वहाँ पे प्लस बनेगा। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ निशान माइनस का या प्लस का, दोनों निशान अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 15 कम हुआ, 10 बढ़ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करी 150, दोनों निशान अलग अलग हैं तो इनकी मल्टीप्लाई माइनस बनेगी। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे आपकी जितने भी ऑप्शन है वो सब पॉइंट, दो ऑप्शन हमें पॉइंट्स में दे रखे हैं, दो पूरे पूरे दे रखे हैं, और यहाँ पूरा पूरा तो लग नहीं रहा आता हुआ। एक जीरो तो मैं इसका हटा सकता हूँ ऐसे, और मैंने बताया था एक जीरो ज़बरदस्ती हटाते तो पॉइंट लग जाता है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब -15 और प्लस का 10, जब आप देखोगे यहाँ निशान कुछ और है यहाँ निशान कुछ और है तो आप इसको जोड़ोगे नहीं, माइनस करोगे 5 रह जाएगा। और प्लस माइनस जब हम करते हैं तो बड़े वाले का निशान लगाते हैं, दोनों में 15 नंबर बड़ा होता है तो 15 का निशान आगे है 1.5। अब दोनों निशान एक से हो गए तो आप इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 6.5, और बड़े वाले नंबर का निशान लगा देंगे। देखो बच्चों, जब भी माइनस का निशान लगकर हमारा आंसर निकल रहा होगा तो ये माइनस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमी। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि इसमें दुकानदार को 6.5% की कमी हो रही है, क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आ रहा है। तो 15 और 10 की मल्टीप्लाई, ये लाइन तो आपकी समझ में आ गई होगी। इन दोनों को प्लस करा हमने तो हमने देखा यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है तो जोड़ ही नहीं सकते, इसलिए माइनस करना पड़ा, 5 आ गया। ये वाला 1.5 ऐसे ही है, दोनों निशान एक से हो गए तो उनको जोड़ के 6.5 हो गया, लेकिन बड़े वाले नंबर का निशान लगाते हैं, माइनस में आंसर आ रहा है यानी कि कमी हो रही है। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका 6.5% की कमी। ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उसको आप देखिएगा, ये चीज़ें जो हैं इसकी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ाया जाए फिर उसके वेतन में 5% कम कर दिया जाए तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। इन्होंने बोला कि एक आदमी की जो सैलरी है पहले 5% बढ़ा दी, फिर थोड़े टाइम के बाद 5% कम कर दी, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ऐसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कमी नहीं आएगी, कोई वृद्धि नहीं होगी, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे क्रमिक वाले क्वेश्चन हैं। आप समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, पहले 5% किसी और चीज़ का, पुरानी सैलरी, जो पुरानी सैलरी है 5% बढ़ गई, अभी जो नई वाली सैलरी है 5% क्या करी जाएगी, कम। तो पुरानी वाली बढ़ी, नई वाली कम हो गई, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू तो हमें गिवन है नहीं, तो हम इसके अंदर भी फिर वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नेट इफेक्ट। अगर कोई वैल्यू वगैरह दे रखी होती है तो हम फाइनल वैल्यू से करने की कोशिश करते हैं, वरना हम इसके अंदर नेट इफेक्ट यूज़ करते हैं। इसके ऊपर कई तरीके से क्वेश्चंस घुमा के भी आ सकते हैं, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। अभी आपको मेन ये समझना है क्रमिक वृद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी जो टिपिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो तो सब आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे अपने आप आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमें फाइनल वैल्यू कब दे रखी है, स्टार्टिंग वैल्यू कब दे रखी है, कब हमें नेट इफेक्ट लगाना है, कब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको बहुत जगह काम आएगा, आप जितने भी एग्जाम दोगे उसके अंदर परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है।
ये जो आपको बताया जा रहा है आज फाइनल वैल्यू वाले फार्मूला और जो नेट इफेक्ट बताए जा रहे हैं, जिसको हम टाइगर मेथड बोलते हैं दोनों को, ये जो है हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं परसेंटेज के अंदर। हो गया आपका आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर परसेंटेज के ऊपर है, तो उसके अंदर भी यूज़ होते हैं। उसके बाद जब आप अपना चैप्टर पढ़ोगे उसका एरिया एंड पेरीमीटर, तो उसके अंदर भी बहुत जगह यूज़ होगा। आप वॉल्यूम तक के अंदर इसके फार्मूले यूज़ कर सकते हो ये दोनों। तो ये बहुत जगह यूज़ होते हैं ये वाले दोनों चीज़ें, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, इन्होंने बोला एक आदमी की सैलरी पहले 5% बढ़ रही है तो हम पहले प्लस करेंगे 5, फिर 5% कम हो रही है तो फिर माइनस का 5। मैंने बताया था दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे 25, फॉर्मूला है एक्स वाई मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। और जब दोनों निशान अलग अलग हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं माइनस। अब यहाँ 5 से भी काट सकते हो, वरना आप इसके 2 जीरो हटा रहे हो तो 2 बार पॉइंट लगा दो पीछे से, जितने जीरो हटाओ उतने पीछे से पॉइंट लगा दो। पॉइंट में इसलिए बदल लिया क्योंकि ऑप्शन पॉइंट्स में है। अब आप देखोगे ये प्लस का 5 माइनस का 5, जब सेम चीज़ प्लस होती है सेम चीज़ माइनस होती है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अब आप इसको माइनस करोगे तो जीरो में से माइनस करेंगे तो हमें 0.25 लिखना पड़ेगा, बड़े वाले का निशान लगाओगे माइनस का, ये इसका आंसर आ गया। अगर माइनस में आंसर आ रहा है यानी कि कमी हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उस दुकानदार को 0.25% की कमी हो रही है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। उस आदमी को उसकी जो सैलरी है वो कम हो रही है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे समझ में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सारी जगह आपको काम आएगी, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है ये चीज़ आप याद कर लो, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम्स में, कई बार मतलब बहुत सारी बार एग्जाम में क्या होता है, वो ये कहते हैं कि एक आदमी की जो सैलरी है वो 20% बढ़ गई, फिर वो कहते हैं बाद में जो है 10% की कमी आ गई। सैलरी भी हो सकती है, सामान की कीमत भी हो सकती है, पॉपुलेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पहले बढ़ गई फिर कम हो गई, और कितनी हुई, पहले 20 बढ़ी बाद में कम कितनी हुई 10। तो आपको ये दोनों नंबर ध्यान रखने हैं, 10 और 20 और 10। बढ़ कितनी गई 20, कम कितनी हो गई 10। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये तो समझ में आ गया नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक डायरेक्ट चीज़ याद रखनी है। अगर हम 20 में से 10% कम करते हैं तो 10 नहीं आएगा, ये चीज़ तो ये याद रखो। 20 में से 10 कम करोगे 10 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्रमिक वाला रूल अप्लाई होता है, सक्सेसिव इंक्रीज वाला। तो 20 माइनस 10 जो होता है 10 नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। 20% माइनस 10% जो होता है वो कितना होता है 8%। इस चीज़ को याद रखो, इसके ऊपर एग्जाम में, ढेरों एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे, तो आपको जो है कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये वाली बात तो सही है कि 20 में से 10 माइनस करते हैं 10 आता है, लेकिन परसेंटेज के अंदर ऐसा नहीं होता। परसेंटेज का रूल कहता है कि अगर 20% में से आप 10% कम करेंगे तो आपको कितना आएगा 8%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप एकदम देख के टिक मारो। तो ये बहुत जगह रिपीट होती है, हम लोग तो पढ़ाते हैं तो हमें मालूम है कौन सी चीज़ एग्जाम में ज़्यादा आती है कौन सी कम आती है, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे देखते ही टिक मार देते हैं, इसका ये आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सामने अगर ये दोनों नंबर आएंगे तो आप भी जो है जल्दी इसको टिक मार सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। यही चीज़ मुझे आपको मेन आज सिखानी थी, सक्सेसिव इंक्रीज़ क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज़ क्या होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम होती है या आपको अच्छी लगती है, उन दोनों केस में आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब भी कीजिए। और अपने जो दोस्त वगैरह हैं जो लॉकडाउन में इस टाइम कोचिंग नहीं जा सकते, जो परेशान है पढ़ने के लिए, उनको बताइए फ्री क्लासेस चल रही तो वो भी इसको अटेंड कर सकते हैं, उनका लिंक हमारे चैनल का आप कॉपी करके उनको दे सकते हो। थैंक यू।